आज हम भारत की टेक्नोलॉजी की कहानी में छिपे एक बहुत ही अजीब से विरोधाभास की बात करेंगे। एक ऐसा देश जो हर साल दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स तैयार करता है, वो आज भी असली टेक्नोलॉजी के लिए दूसरों पर निर्भर क्यों है? चलिए इस पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। और ये सवाल सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है। ये सवाल भारत के भविष्य की दिशा तय करता है। जब हमारे पास इतना टैलेंट है, इतनी मैन पावर है, तो फिर हम दुनिया के इनोवेटर क्यों नहीं बन पाए? सिर्फ एक ऑपरेटर बनकर क्यों रह गए? ये सवाल सीधा हमारी महत्वाकांक्षाओं पर चोट करता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 15 लाख इंजीनियर्स हर साल। ये अमेरिका, यूरोप और जापान, इन सब को मिला दें तो भी उससे ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं, एक ह्यूमन रिसोर्स की फौज है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सारा टैलेंट जा कहाँ रहा है? और बस यहीं से शुरू होता है इंजीनियरिंग का विरोधाभास। मतलब इतने सारे टेक्निकल दिमाग होने के बावजूद टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता आज भी एक सपना क्यों है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, बात सिर्फ गैजेट्स इंपोर्ट करने की नहीं है। हम वो चीज़ें बाहर से मंगवा रहे हैं जो किसी भी मॉडर्न इकोनॉमी की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी होती हैं। फाइटर जेट से लेकर सेमीकंडक्टर बनाने वाली मशीनों तक। ये वो टूल्स हैं जो असल पावर और कंट्रोल देते हैं, और हम इन्हें बनाने के बजाय खरीद रहे हैं। तो इस पूरी पहेली का जो जवाब है ना, वो फैक्ट्री और लैब के बीच के एक छोटे से फर्क में छिपा है। हम अक्सर इन दोनों को एक ही चीज समझ लेते हैं, और शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। चलिए इस फर्क को समझते हैं। इंडिया में ज्यादातर इंजीनियरिंग का मतलब है बनी बनाए चीजों को चलाना, उन्हें ठीक ठाक रखना। ये बहुत जरूरी काम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये वैसा ही है जैसे आप गाड़ी चलाना जानते हैं पर गाड़ी का इंजन बनाना नहीं। और वहीं दूसरी तरफ इनोवेशन का मतलब है कुछ बिल्कुल नया बनाना, कुछ ऐसा जो पहले था ही नहीं। ये आपको सिर्फ एक वर्कर नहीं बनाता, बल्कि एक लीडर बनाता है। और दुख की बात यह है कि यही वो चिंगारी है जो हमारी इतनी बड़ी इंजीनियरिंग मशीनरी से कहीं गायब है। अब इस स्लाइड को देखिए। ये जो तुलना है ना, ये पूरी कहानी साफ कर देती है। भारत आईफोन बनाता है, लेकिन दुनिया उसे कैलिफोर्निया में डिजाइन करती है। हम फैक्ट्रियां चलाते हैं, लेकिन दुनिया वो मशीनें बनाती है जो इन फैक्ट्रियों को चलाती हैं। हम कोड लिखते हैं, लेकिन दुनिया उन प्लेटफॉर्म्स की मालिक है। ये फर्क है एक ऑपरेटर का और एक क्रिएटर का। तो फिर इस पूरे सिस्टम का नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा ये है कि हमने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जो अपने ही टैलेंट को बाहर भेजता है। चलिए देखते हैं कि भारत के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स आखिर जा कहाँ रहे हैं। जरा इन नामों पर एक नजर डालिए। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, टेस्ला, OpenAI। ये वो कंपनियां हैं जो आने वाले कल की दुनिया बना रही हैं। और हमारा सबसे बेस्ट टैलेंट उनका भविष्य बनाने में लगा है, हमारा नहीं। हम लोग इसे अक्सर ब्रेन ड्रेन कह देते हैं ना, जैसे कि कोई लीकेज हो जिसे हम बंद नहीं कर पा रहे। लेकिन असल में ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये है ब्रेन एक्सपोर्ट। मतलब ये कोई हादसा नहीं है, ये एक डिजाइन किया हुआ सिस्टम है, एक पाइपलाइन है जो दूसरों के लिए टैलेंट एक्सपोर्ट करने के लिए ही बनी है। तो सोचिए, कोई भी टैलेंटेड इंसान ये रास्ता क्यों नहीं चुनेगा? एक तरफ आपको अपने आइडिया के लिए पैसा, शोहरत, सब कुछ मिलता है, और दूसरी तरफ सिर्फ कागजी कार्रवाई, रुकावटें और निराशा। चुनाव बिल्कुल साफ है, और यही रास्ता हमारी प्रतिभा को देश से बाहर ले जा रहा है। इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ें ना बहुत गहरी हैं, और ये सीधी जाकर हमारी एजुकेशन सिस्टम से जुड़ती हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसे हुक्म मानने वालों के लिए बनाया गया था, आविष्कार करने वालों के लिए नहीं। हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या सिखाता है? एक परफेक्ट कर्मचारी कैसे बने? अच्छे मार्क्स लाओ, सब कुछ रट लो, सवाल मत पूछो, और बस जो कहा जाए वो करो। ये एक बेहतरीन फैक्ट्री वर्कर बनाने का, कह सकते हैं, एक परफेक्ट फॉर्मूला है। लेकिन एक इनोवेटर बनने के लिए क्या चाहिए? ठीक इसका उल्टा। नियमों को तोड़ना, फेल होने से ना डरना, हर चीज पर सवाल उठाना। और दुख की बात यह है कि ये वही गुण हैं जिन्हें हमारा सिस्टम या तो दबा देता है या फिर सजा देता है। अब एक मिनट के लिए भारत की तुलना चीन से करके देखते हैं। ये कंपैरिजन साफ साफ दिखाता है कि हार्डवेयर पर फोकस करने की असली ताकत क्या होती है। ये स्लाइड दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों की कहानी बताती है। एक तरफ चीन ने उन चीजों को बनाने पर पैसा लगाया जिन पर फ्यूचर की टेक्नोलॉजी टिकेगी, चिप फैक्ट्रीज, बैटरी फैक्ट्रीज। और भारत ने क्या किया? हमने उन चीजों के ऊपर दी जाने वाली सर्विसेज पर फोकस किया, IT सर्विसेज, कॉल सेंटर्स। मतलब एक ने घर की नींव डाली और दूसरे ने उस पर पेंट करने का काम चुना।
और इन दो अलग-अलग रास्तों का नतीजा क्या हुआ, उसे इस एक लाइन में समझा जा सकता है। सॉफ्टवेयर आपको सैलरी दिलाता है, लेकिन हार्डवेयर आपको पावर देता है। चीन ने पावर का रास्ता चुना। और अब इस कहानी के सबसे मुश्किल हिस्से पर आते हैं, वो कड़वा सच जिसका हमें सामना करना है। आखिर इतनी बड़ी वर्कफोर्स होने के बाद भी टेक्नोलॉजी का मालिकाना हक भारत के पास क्यों नहीं है? जवाब बहुत सिंपल है और उतना ही परेशान करने वाला भी। हम उन मशीनों को कंट्रोल नहीं करते, उन पेटेंट्स को कंट्रोल नहीं करते, उन प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल नहीं करते जो आज की दुनिया चला रहे हैं। हम उन्हें इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन हम उनके मालिक नहीं हैं। और जब तक मालिकाना हक आपके पास नहीं है, आप सही मायनों में कभी भी आजाद नहीं हो सकते। और ये बात हमें उस आखिरी और सबसे तीखे सच पर ले आती है, जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। भारत के पास कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, उसके पास एक टैलेंट एक्सपोर्ट सिस्टम है। जरा सोचिएगा इस लाइन के बारे में। तो हम आज इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या हम अपने युवाओं को भारत बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं या फिर सिलिकॉन वैली बनाने के लिए? और जैसा कि हमने देखा, इसका जवाब शायद वो नहीं है जो हम सुनना चाहते हैं।